नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के विषय में जानेंगे कि कैसे समय के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जिस आधुनिक कंप्यूटर का उपयोग आज हम लोग करते हैं, कभी वह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भर हुआ करती थी तथा इसका उपयोग केवल गणनाओं को करने के लिए किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो हम और आप अभी यह वीडियो देख पा रहे हैं, वह इन पीढ़ियों में आए तकनीकी और प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाया है। आखिर इन पीढ़ियों के अंतर्गत किस प्रकार के तकनीकी और प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए, जिसमें एक कमरे में रखा जाने वाला कंप्यूटर आज एक हाथ में समा गया। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हुए इन बदलावों को हम लोग 5 कंप्यूटर जनरेशन के माध्यम से जानते हैं और आज के इस सेशन में हम लोग इसी कंप्यूटर जनरेशन को देखेंगे। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और कंप्यूटर जनरेशन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सर्वप्रथम हम लोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को देखते हैं, जिसे 1946 से 1959 के दशक तक के मध्य हम लोग रखते हैं। 1946 से 1959 की अवधि तक के कंप्यूटर्स को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला जो प्रमुख हार्डवेयर था, आखिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मूल प्रोसेसर या हम लोग कहें हार्डवेयर का उपयोग किया गया था, वह था वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब। इसमें डेटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। डेटा भंडारण के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप तथा प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रथम कंपाइलर का विकास ग्रेस हॉपर के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम कंपाइलर का विकास ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया था। इस कंपाइलर का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कैलकुलेशंस को करने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग जो था मूल रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों तक ही सीमित था तथा इसकी जो गति थी, गणना करने में जो समय लगता था इस कंप्यूटर को, वह अत्यंत ही कम था और यह मिली सेकेंड में थी। मिली सेकेंड में यह किसी भी गणना को करने में सक्षम थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरणों को यदि हम लोग देखें तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ENIAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका विकास जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था और ENIAC को विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC था। दूसरा उदाहरण है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का EDSEC और इसका जो फुल फॉर्म है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर को EDSEC कहा गया और इसका विकास 1949 ईस्वी में मॉरिस विल्किस के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। विश्व का पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो EDSEC था और इसका विकास मॉरिस विल्किस के द्वारा 1949 ईस्वी में किया गया था। इस कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में मरकरी डिले लाइंस का प्रयोग किया जाता था तथा लॉजिक के लिए यानी तुलनात्मक गणनाएं करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के तीसरे उदाहरण के रूप में हम लोग यूनिवैक को रख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसका भी विकास जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली के द्वारा किया गया है, जिन्होंने ENIAC का विकास किया था। जे प्रेस्पर एकट और मॉचली के द्वारा ही ENIAC का विकास किया गया था और सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनिवैक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य उद्देश्य। इससे पूर्व यूनिवैक के पूर्व जो भी कंप्यूटर थे उनका उपयोग या तो सैन्य उपयोग या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही किया जाता था। सामान्य उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम यूनिवैक का ही उपयोग प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया। चौथे उदाहरण के रूप में हम लोग एडवेक को रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसका विकास 1950 ईस्वी में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में जॉन वॉन न्यूमैन ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वहीं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता की उपमा या उपाधि दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM के मार्क 1 को शामिल किया जाता है, जिसका विकास 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था और यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था? तो IBM का मार्क 1 और इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। वहीं उल्लेखनीय तथ्य है कि वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वह जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 ईस्वी में किया था। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, जिसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया जाता था। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। वहीं स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी की अवधि काल को यदि हम लोग देखें तो 1959 से लेकर के 1965 की अवधि तक निर्मित होने वाले या बनने वाले कंप्यूटर्स को हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में रखते हैं। इस कालखंड में बनने वाले कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने को मिलता है। यहाँ एक प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया। आगे मैं इसका उत्तर आप लोगों को दूंगा। तो इस सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था और मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग जो है वह सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में हुआ था। इस कालखंड के कंप्यूटरों की जो गति थी वह 10 माइक्रोसेकंड तक पहुंच गई थी। पहले मिली से स्टार्ट हुआ, मिली से हम लोग माइक्रो में पहुंच पाए और इस कालखंड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया जाता था। वहीं यदि हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड्स का प्रयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में भाषा के रूप में हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता था। वहीं सॉफ्टवेयर के रूप में कोबोल और फोर्ट्रन का प्रयोग किया जाता था। कोबोल का जो फुल फॉर्म है वह है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन। ये दोनों ही उच्च स्तरीय भाषाएं थी और द्वितीय पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो मूल उपयोग था वह था व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग डिजाइन और इन्वेंट्री फाइल को मैनेज करना इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य कार्य था। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इससे पूर्व पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो बेल लैबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन ने 1947 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर, जिसका अवधि काल हम लोग 1965 से 1971 के मध्य रखते हैं। इस कालखंड में स्विचिंग डिवाइस या इसमें हार्डवेयर के रूप में हम लोग ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग देखते हैं। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में हमारा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ और तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में
इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होना प्रारंभ हुआ। इस काल में SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एक चिप बनाया गया जिस पर कम मात्रा में आईसीज का उपयोग या इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता था। इसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। इस काल में उच्च स्तरीय भाषा के रूप में PL/1 पास्कल और बेसिक्स का उपयोग प्रारंभ हुआ। कोबोल और फोर्ट्रन का जो विकास हुआ था वो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था और तृतीय पीढ़ी में पास्कल और बेसिक का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हो रहा था। वहीं इस काल में रैम का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में रैम का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। इस काल में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर गए थे। वहीं इसकी गति हो गई नैनो सेकेंड, यानी हम लोग मिली, माइक्रो और नैनो सेकेंड में पहुंच गए। जो गणना करने में मिली सेकेंड का समय लगता था वही अब नैनो सेकेंड में कंप्यूटर्स गणना करने लगे। उदाहरण के रूप में इस काल में IBM 360, IBM 370/168, PDP-11 यानी PDP का अर्थ होता है आपका पर्सनल डेटा प्रोसेसर और हनीवेल का 6000 कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के प्रमुख उदाहरण है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कालखंड था 1971 से लेकर के 1980 तक बने कंप्यूटर्स को चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की श्रेणी में रखा जाता है। इस काल में स्विचिंग डिवाइस के रूप में या हार्डवेयर के रूप में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया और इसी काल में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग बृहद पैमाने पर किया जाने लगा। यानी एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर बहुत सारे छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज को बिठाया गया और इसका उपयोग एक प्रोसेसर के रूप में किया जाने लगा और इसे हम लोग VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में जानते हैं। इस काल में स्टोरेज डिवाइस के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क का प्रयोग किया जाता था। वहीं तृतीय पीढ़ी में प्रारंभ हुआ रैम का उपयोग। इस पीढ़ी में इसकी क्षमता में अत्यधिक वृद्धि देखी जाती है। वहीं इस माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमी हॉप या टेड हॉप के द्वारा 1971 में किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति में अत्यधिक उछाल आता है और यहाँ पर पिको सेकेंड में कंप्यूटर्स गणना करने में सक्षम हो जाता है। पिको सेकेंड मतलब 10⁻⁻12 सेकेंड्स में एक कंप्यूटर गणना करने में सक्षम हो जाता था। इसका जो लैंग्वेज था यहाँ पर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं जिसमें फोर्ट्रन 77 सी भाषा का विकास चौथी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ और इसका प्रयोग भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है। वहीं पास्कल, ADA और कोबोल 74 जैसी भाषाओं का विकास इस काल में हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यहाँ MS-DOS जिसका विकास बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यह जो डॉस है यह कैरेक्टर ओरिएंटेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं चौथी पीढ़ी के अंतिम चरण में MS विंडोज का विकास होता है। एप्पल OS, एप्पल स्टीव जॉब्स की कंपनी, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाकी ये दोनों इस कंपनी के फाउंडर्स थे। इनके द्वारा एप्पल OS का विकास किया गया। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा MS विंडोज का विकास किया गया और ये सभी टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स का प्रयोग करते थे। टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो IBM का PC-XT चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। वहीं एप्पल II, वहीं इंटेल 4004 इस पीढ़ी में बना एक प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल 4004 इस पीढ़ी का प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर है।
वहीं इसका उपयोग जो था इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है मूर्स लॉ, जिनके अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष में सघन आईसी ट्रांजिस्टर्स की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यानी प्रत्येक 2 वर्ष में माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो आईसी लगा हुआ है उसकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। यानी आज अगर 200 आईसीज लगे हुए हैं तो 2 साल के बाद 400, 6 साल के बाद 800, 8 और 8 साल के बाद 1600 की संख्या में यह हो जाएगी। इस लॉ के अनुसार ही यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का विकास हुआ और इसके अंतर्गत एक चिप के ऊपर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाए गए। यानी आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सर में जो बाल हैं इसकी संख्या क्या है। इसे जिस प्रकार हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं नंगी आंखों से, तो उसी प्रकार इस तकनीक में एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर कितने आईसीज या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाए गए हैं उसे हम लोग नंगी आंखों से काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1980 से आज तक के डेट में हम लोग इसे देखते हैं। और इस कालखंड में जो प्रोसेसर का उपयोग हुआ वह था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से युक्त प्रोसेसर्स का प्रयोग यहाँ पर देखा जाता है। इसके अतिरिक्त इस जनरेशन के कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले उस सुविधा को हम लोग कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग अपने सिस्टम में जैसे ही डालते हैं या उसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको सीधा हम लोग स्टार्ट करके प्ले करना प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम लोग ब्लूटूथ माउस को ले सकते हैं। ब्लूटूथ माउस को ले सकते हैं। केवल माउस के ब्लूटूथ को हम लोग को कंप्यूटर में इंजेक्ट करना होता है और माउस काम करना प्रारंभ कर देता है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्लग एंड प्ले क्षमता। इस क्षमता ने आधुनिक कंप्यूटर को और भी यूजर फ्रेंडली बना दिया है। इस काल में मेमोरी के रूप में हम लोग ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आज के दिन हम लोग ऑप्टेन मेमोरी, ध्यान रखिएगा, ऑप्टेन मेमोरी और एसएसडी का प्रयोग भी करना प्रारंभ कर दिए हैं। आप लोग कमेंट में एसएसडी का फुल फॉर्म बता सकते हैं कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये अत्यंत ही नवीन तकनीक है। वर्तमान समय में जो भी कंप्यूटर्स आते हैं उसमें रैम के साथ साथ इंटरनल मेमोरी के रूप में एसएसडी का प्रयोग भी किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो हार्डवेयर का उपयोग किया गया है उसके अंतर्गत हम लोग मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क आदि का उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से बहुत सारे काम हम लोग या व्यक्तिगत कार्य जो हैं या मनोरंजन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रमुख उपयोग की बात करें तो हम लोग नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल आदि भेजते हैं। WWW या आपका वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सूचना को, विश्व के किसी भी कोने की सूचना है उसका हम लोग उसे हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त YouTube पर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी इसी तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है और इस काल में इनका विकास एवं प्रयोग किया जा रहा है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में एक अन्य तकनीक देखी गई है जिसमें देखा गया है कि 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़ करके पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है। इस पैरेलल प्रोसेसिंग के कारण जो कंप्यूटर्स हैं उनकी क्षमता में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। एक साथ अब हम लोग एक साथ कई काम हम लोग अपने कंप्यूटर्स पर कर सकते हैं। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ गाना भी सुन सकते हैं। गाना सुनने के अतिरिक्त हम लोग कोई अगर अन्य काम कर रहे हैं सिस्टम पे तो वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होता है। व्हाट्सएप खोल के बैठे होते हैं कंप्यूटर पे ही, इंस्टाग्राम खोल करके बैठे होते हैं, इवन हमारा टेलीग्राम है उसे भी खोल करके बैठे हैं और बैकएंड में वो सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं। और यह जो नतीजा है यह पैरेलल प्रोसेसिंग का ही नतीजा है कि हमारा सिस्टम फास्ट हो गया है और सिस्टम एक साथ
कई सारे काम करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें चैट जीपीटी और बिंग प्रमुख हैं। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हमारा सर्च इंजन है। ध्यान रखिएगा, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो भी तकनीक आ रही है वर्तमान समय में, वह स्वयं ही परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने में सक्षम है। जैसे ही चैट जीपीटी पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वह अपने अनुसार या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो उसे उचित उत्तर लगता है वह आपको निकाल करके दे सकता है। चैट जीपीटी का प्रयोग करके आप कभी भी ग्लोबल वार्मिंग हो या आपका ड्राउट हो या टेररिज्म हो, ये सब प्रॉम्प्ट यदि आप डालते हैं तो वहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वह परिस्थितियों के अनुकूल आपको जवाब दे पा रहा है। वही हाल मेरा बिंग पे भी दिखाई देता है कि बिंग भी परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त वॉइस रिकॉग्निशन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्य अभी वर्तमान समय में जारी है और यहाँ भी हम लोग काफी प्रगति कर चुके हैं। वॉइस रिकॉग्निशन के उदाहरण के रूप में हम लोग अमेजन के एलेक्सा को ले सकते हैं। एलेक्सा फैन चला दो, तो वहां पर एलेक्सा फैन चला रही है। अगर वही कोई थर्ड पार्टी है जिसके वॉइस को एलेक्सा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, नहीं पहचान पाती है, तो उसके कमांड को एलेक्सा अनसुना कर देती है, वह कमांड लेने से इनकार कर देती है। लेकिन जैसे ही वह आवाज को पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो उसके द्वारा दिए गए कमांड को वह काम करना प्रारंभ कर देती है। अब यहाँ पर हम लोग 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत कुछ नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स को देखेंगे जिनका विकास अभी चल रहा है और प्रत्येक देश और विभिन्न संस्थाएं इनके विकास में लगी हुई हैं, जिसमें पहला है आपका क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर का विकास भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके बनाया जा रहा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज होता है वह या तो 0 या 1 को जानता है। 0 का तात्पर्य ऑफ से होता है और 1 का तात्पर्य ऑन से, यानी स्विच या तो ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में यह दोनों परिस्थितियां एक ही साथ मिलेगी, यानी एक ही साथ ऑफ भी है और ऑन भी है, 0 और 1 एक ही साथ है। क्वांटम कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे हम लोग क्यूबिट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्वांटम बिट कहते हैं। अगर हम लोग साधारण कंप्यूटर्स की बात करें तो उसकी मेमोरी को बिट के रूप में जानते हैं, या तो वह 0 होगा या 1 होगा, लेकिन एक क्यूबिट में एक साथ 0 एवं 1 दोनों होंगे। नेक्स्ट है हमारा डीएनए कंप्यूटर। और डीएनए कंप्यूटर का जो विकास है वह आईसी चिप में, ध्यान रखिएगा, आईसी चिप में जनरली सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और डीएनए कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में सिलिकॉन के स्थान पर डीएनए या प्रोटीन आधारित जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, तो यहाँ पर डेटा को संरक्षित एवं प्रोसेस करने के लिए कॉपर साल्ट के प्रयोग से भविष्य में सस्ते सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाएगा। यानी जो वर्तमान में सुपर कंप्यूटर के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहीं आने वाले समय में उनका जो मूल्य होगा वो और सस्ता हो जाएगा। जैसे एक समय था कि मोबाइल फोन, आज से 20 साल पीछे अगर हम लोग चले जाते हैं तो मोबाइल फोन का उपयोग काफी धनाढ्य वर्ग के लोग करते थे, लेकिन वर्तमान समय में एक मजदूर भी जो है उसके हाथ में मोबाइल है और वह भी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किए हुए है। डीएनए कंप्यूटर का दूसरा नाम है बायो कंप्यूटर, क्योंकि इसमें जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे प्रकार का कंप्यूटर है केमिकल कंप्यूटर और इसमें गणना करने के लिए जो है पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं सांद्रता का उपयोग किया जाएगा और इसके डेटा को रसायनों की अलग अलग सांद्रता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस पर भी विकास कार्य चल रहा है। चौथा है नैनो कंप्यूटर्स और इस कंप्यूटर में नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा। नैनो ट्यूब के प्रयोग के द्वारा ही नैनो कंप्यूटर्स का निर्माण किया जाएगा और पदार्थ की आणविक संरचना का प्रयोग इसमें किया जाएगा। नैनो कंप्यूटर के विकास में पदार्थ की आणविक संरचना का प्रयोग किया जाएगा, जिसका व्यास होगा 1 × 10⁻⁻⁻⁹
9 मीटर, 1 गुना 10 पर पावर माइनस 9 मीटर या नैनो स्तर पर इस नैनो कंप्यूटर्स का विकास किया जाएगा। आगे भी कंप्यूटर के तकनीक में कई सारे बदलाव हुए, जिसके फलस्वरूप आज यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी उपयोगी बन गई है कि इसकी उपयोगिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज आपके हाथ में ही कंप्यूटर उपलब्ध है और इसी के माध्यम से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो आज के लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।